अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो लिंक के अंदर ज्वाइन के बारे में है, ठीक है। और ज्वाइन को हम डिस्कस करने से पहले हम एक दफ़ा ना रिकैप करते हैं सेलेक्ट के बारे में, ठीक है। सेलेक्ट हम कर चुके हैं लेकिन एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं, फिर हम ज्वाइन की तरफ आते हैं। मेनली हम ज्वाइन की काफ़ी सारी वेरिएशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ कि हमने क्या क्या करना है। अच्छा, ये एक एग्जांपल जो मैंने तैयार की हुई है, इसमें ना हम सबसे पहले मैं आपको ना मेनली कुछ बता दूं कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, सेलेक्ट को समझने के लिए तो जस्ट एक ही क्लास को हमें गो थ्रू कर लेंगे। एक मैंने क्लास बनाई है सी शार्प के अंदर, जो कि बेसिकली जिसका नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, इस एम्प्लॉय की क्लास के अंदर ना इसके एक नेम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सैलरी है, एक्सपीरियंस है, जेंडर है, डिपार्टमेंट आईडी एंड सिटी आईडी है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट आईडी सिटी आईडी इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज्वाइन के अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ना टू स्ट्रिंग का फंक्शन ओवरराइड किया हुआ है। टू स्ट्रिंग के फंक्शन में ना बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट करना हो तो बेसिकली टू स्ट्रिंग का फंक्शन ये कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर ज़्यादातर हमें काम आएगा, ठीक है। इसका कोई लिंक से या उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। अच्छा, तो पहले हम सेलेक्ट का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर की कुछ लाइन से हम इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। हमने ना एम्प्लॉय की क्लास की कैरे बना ली है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के नाम से। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा पहले से पॉपुलेट कर लिया है, लाइक इस एरे के अंदर मैंने ये कुछ एम्प्लॉयज़ ऐड किए हुए हैं, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय का नेम है, जेंडर है, एक्सपीरियंस है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है और सिटी जिससे वो बिलोंग करता है, ठीक है। ये कुछ रैंडम वैल्यूज़ मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, हम सेलेक्ट को थोड़ा सा एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो सेलेक्ट का फंक्शन है वो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्ज़ी के एट्रीब्यूट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप देखें एम्प्लॉयज़ के अंदर ना, एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर हम देखें तो उसका नेम, जेंडर, एक्सपीरियंस, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, सिटी आईडी, ये मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड्स हैं। लेकिन जिस तरह आप सपोज करें, मैं डेटाबेस की एग्जांपल देता हूँ। डेटाबेस में आप वैसे तो सारे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ठीक है। लेकिन अब मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मतलब मुझे एम्प्लॉय के सारे एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एम्प्लॉय का नेम एंड सैलरी, ठीक है, फ्रॉम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, जितने भी मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैं यहाँ कैसे करूँगा, यहाँ लिखूँगा एम्प्लॉयज़ डॉट सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर जो मैं लैम्डा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ उसमें जो ऑब्जेक्ट ई है, दिस इज़ बेसिकली टाइप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैंने इसके बाद न्यू के ऑपरेटर को कहा है कि मुझे ये, अगर आपको सेलेक्ट में याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप मोर देन वन फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको न्यू डेटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और ये नई डेटा टाइप आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप एक से ज़्यादा अपनी मर्जी के एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय के अंदर से, ठीक है। और न्यू के बाद हमने कुछ नहीं डाला, करली ब्रेसेस डायरेक्ट डाली हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है विच इज़ ऑफ एनोनिमस टाइप। अगर आप ऊपर देखें हमने यहाँ भी न्यू यूज़ किया है, और न्यू के बाद फिर हमने प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू असाइन की, एग्जैक्टली यही चीज़ है यहाँ पर। लेकिन ये कि न्यू यहाँ एम्प्लॉई था और यहाँ न्यू खाली है, इसका मतलब ये है कि ये एक एनोनिमस टाइप है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है बट अननाउन टाइप। तो ये सेलेक्ट हमें बेसिकली एक अननोन टाइप रिटर्न करता है, ठीक है, अनटिल अनलेस हम यहाँ कोई और टाइप ना दे दें। लेकिन ये कि इस केस में हमें ये एक नेमलेस, जिसको हम एनोनिमस कहते हैं, उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्योंकि सेलेक्ट बेसिकली आपको कलेक्शन रिटर्न करती है, तो इसलिए बेसिकली ये नेमलेस टाइप का ऑब्जेक्ट की कैरे रिटर्न करेगा, ठीक है। इन दिस केस इट इज़ बेसिकली ए क्यूरी। और अगेन ये आपकी जो क्यूरी है, ये अगर आपको याद हो हमने डिस्कस भी किया था, ये आपकी डेफर्ड क्यूरी है, ठीक है। तो क्यूरी वन को अगर आप प्रिंट करें तो आपको रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि साथ साथ इसको रन भी कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ, देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अब ये देखें, बेसिकली ये एम्प्लॉय के पूरे ऑब्जेक्ट में से ना उसका नेम, सैलरी हम सेलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं। अब देखें, मैंने अगर इसकी प्रिंट देखें ना तो करली ब्रेसेस, फिर वेरिएबल, फिर इसकी वैल्यू, फिर सैलरी वेरिएबल, फिर इसकी वैल्यू, ये मैंने कहीं उसको बताया नहीं है। ये देखें, इसके अंदर अगर आ देंगे तो EMP टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एनोनिमस है। अगर आप इसमें माउस लेके जाए ना तो एनोनिमस टाइप ए, एंड ए इज़ बेसिकली न्यू which is basically composed of two types, जिसमें आपको टू एट्रीब्यूट्स, जिसमें एक नेम के नाम से एट्रीब्यूट है, एक सैलरी के नाम से, ठीक है।
तो ये बेसिकली जो ईएमपी प्रिंट कर रहा है ये आपके इन्हीं दो फील्ड्स को प्रिंट कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो प्रिंट कर रहा है ये अगर आप देखें तो ये खुद ही मतलब आपको ऑलमोस्ट जैसा जेसन का फॉर्मेट होता है जैसा प्रिंट कर, एग्जैक्टली वो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी कुछ वेरिएशन आगे देख लेते हैं। सेलेक्ट ही की वेरिएशन है, ठीक है। हम सेलेक्ट जिस तरह हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम ये भी क्यूरी अगर एसक्यूएल की क्यूरी कंपेयर करें साथ, ठीक है, तो ई डॉट स्टैटिक का मतलब ये कि सारे कॉलम्स या स्टैटिक लिखे हैं या ई डॉट स्टैटिक एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें हमने अपनी मर्जी से न्यू करके फील्ड्स उठा लिए। अगर मुझे सारी फील्ड चाहिए तो मैं लिखूंगा ई गोज टू ई का मतलब ये है कि ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय टाइप का एक एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें एनोनिमस नहीं बनेगी, ये याद रखना है। एनोनिमस तब बनेगी जब आप न्यू करते हैं, ठीक है। तो नीचे प्रिंट वही होगा। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरी एग्जांपल में। तीसरी एग्जांपल में आप देखिए मैंने नेम और सैलरी ऊपर क्योंकि दोनों स्ट्रिंग थी, ठीक है, तो एक मैंने अब स्ट्रिंग ले लिया और एक इंटीजर टाइप ले ली ताकि वो डाउट ना हो कि जी सेम टाइप की स्ट्रिंग टाइप थी इसलिए, ठीक है। और हम फिर जब हम सेलेक्ट कर सकते हैं तो उसके बाद हम ऑर्डर बाय वेयर ये जो मर्जी यूज़ कर लें, ठीक है। तो मैंने इसमें ऑर्डर बाय भी यूज़ कर दी जस्ट फॉर रिवीजन, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ तक इन तीनों को रन करूँ तो अगर आप देखें तो पहली क्यूरी का रिज़ल्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दूसरी क्यूरी का अगर आप रिज़ल्ट देखें तो वो ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरी क्यूरी का रिज़ल्ट आउटपुट डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप गौर से देखें तो मैंने उसका नेम, सैलरी, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड जेंडर प्रिंट किया। तो अगर आप यहाँ देखें तो पूरे एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है वो असल में अगर मैं एम्प्लॉय की क्लास में लेके जाऊँ तो ये वाला फॉर्मेट प्रिंट हो रहा है, ये वाला। ये इसकी जगह आपका से नेम आ रहा है, फिर सैलरी आ रही है, फिर एक्सपीरियंस आ रहा है, जेंडर और डिपार्टमेंट और सिटी मैंने किया है, लेकिन यहाँ मैंने यूज़ नहीं किया। अगर मैं लेट्स सपोज अगर देखें इसमें अभी आपको ना वो दो चीज़ें प्रिंट नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं टू स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन कर दूँ जो कि मैं मिस कर गया हूँ, मतलब ये है कि मैं डिपार्टमेंट आईडी कॉमा सिटी आईडी को भी प्रिंट कर दूँ, ठीक है। क्योंकि ये टोटल 5 पैरामीटर्स हैं तो ये यहाँ 0 से ले सॉरी 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 0 से लेकर 5 तक मतलब 6 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे सीक्वेंस में, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब ये देखें ये इसके साथ आपको डिपार्टमेंट आईडी और सिटी आईडी भी प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है जब पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे उस केस में, सही है। और तीसरे अगर आप देखें तो तीसरी हमने जो मैंने आपको बताया था कि आप नेम और सैलरी ले रहे हैं और सॉर्ट बाय सैलरी कर रहे हैं, तो ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग ऑर्डर थी, तो ये देखिए आप असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी नजर आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा रिवीजन। अच्छा, अब हम ज्वाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ज्वाइन को मैं एक्सप्लेन करने से पहले ना डेटाबेस के बारे में अगर आपको थोड़ा सा ना मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए डेटाबेसेस में हम टेबल्स के ऊपर बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर हम हमारा डेटा एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर है और वो टेबल्स आपस में प्राइमरी और फॉरेन की से इंटरकनेक्टेड हों, लिंक्ड हों, ठीक है, तो हम बेसिकली ज्वाइन यूज़ करते हैं उसमें, सही है। तो एग्जैक्टली यहाँ भी हम ज्वाइन कुछ इसी तरह यूज़ करेंगे। ज्वाइन में मतलब ज्वाइन को यूज़ करने से पहले ना मैं आपको अगर थोड़ा सा अपना यहाँ पर स्कीमा बता दूँ। देखिए मैंने एक एम्प्लॉई की क्लास पहले भी डिस्कस कर ली है, ये बनी हुई, ठीक है। अब एम्प्लॉई के अंदर ना बेसिकली ये एम्प्लॉई किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो इसलिए मैंने इसमें एक डिपार्टमेंट आईडी डाली है। आप ये समझ लें कि ये डिपार्टमेंट की किसी अगर एम्प्लॉय को मैं टेबल समझ लूँ तो ये डिपार्टमेंट की किसी टेबल की फॉरेन की है, और यहाँ सिटी आईडी का मतलब किसी सिटी के टेबल से फॉरेन की आ रही है। अब यहाँ हम टेबल की बजाय डिस्कस करेंगे हमारे पास एंटिटी है, मतलब आप समझ लें कि एम्प्लॉय के नाम से क्लास है। अब हमारे पास एक और भी क्लास है जिसका नाम हमने रखा है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट की जो क्लास है इसमें डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट का नेम, ये टू स्ट्रिंग हम प्रिंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सिटी की क्लास है, सिटी में भी सिटी की आईडी है, सिटी का नेम है, ठीक है। अच्छा, हम वापस आते हैं एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी का मतलब ये है कि ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उसकी आईडी आएगी। अब डिपार्टमेंट का नाम क्या है यहाँ हम नहीं बता सकते, हमें डिपार्टमेंट के क्लास या उसकी साइट पे जाना पड़ेगा। इसी तरह ये किस सिटी से बिलोंग करता है, सिटी की आईडी इसके पास होगी, लेकिन हम ये नहीं पता कि उस सिटी आईडी के अगेंस्ट सिटी का नाम क्या है, ठीक है। तो इस केस के लिए हमें फिर ज्वाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम ऐसे करते हैं, ज्वाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, लेट्स सपोज मैं आपको वापस इस पे ले जाता हूँ अपनी
कलेक्शन पे, तो देखिए मेरे पास एम्प्लॉय के बाकी एट्रीब्यूट्स के अलावा जो डिपार्टमेंट और सिटी हैं, इसमें देखें ये डिपार्टमेंट आईडी 101 है, 100 है, 102 है, 103 है, 104, इसी तरह सिटी आईडी है डिफरेंट। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी तो पता है, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम क्या है वो तो मुझे नहीं पता। अब ये आईडीज़ 10123 मैंने क्यों रखी है? थोड़ा सा ऊपर अब हम जाते हैं। मैंने असल में ना दो मजीद एरेज बनाई हुई है, एक सिटीज़ के नाम से एरे बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें ना मैंने सपोज़ कर लें कि मेरे पास 3 सिटीज़ हैं, सपोज़ कर लें सिटीज़ की एक टेबल है, उसमें से आपके पास एक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के नाम से है, रावलपिंडी की आईडी 1 है एंड सो ऑन, इस तरह बाकियों की आईडीज़ हैं। इसी तरह मैंने डिपार्टमेंट्स के नाम से एरे बनाई है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स की एरे बनाने का मतलब ये है कि मेरे पास डिपार्टमेंट्स का एक अलग टेबल है, जिसमें डिपार्टमेंट के नाम है, लेट्स सपोज अब 100 अकाउंट्स है, 101 एचआर हैं एंड सो ऑन, बाकी ये मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए हुए। अब देखिए मैं नीचे एम्प्लॉय पे आता हूँ, अब मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ कि डिपार्टमेंट आईडी 101, इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, सॉरी एचआर का है, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी 100, इसका मतलब ये अकाउंट्स का है। 101 अगेन ये भी एचआर का है। 102 ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। लेकिन ये तो मुझे एज ए प्रोग्रामर याद है ना चीज़ें। अगर मैं क्यूरी लगाना चाह रहा हूँ कि जी मुझे अब एम्प्लॉय की सारी डिटेल चाहिए अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट नेम, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं आईडी के अगेंस्ट यहाँ से नेम को ज्वाइन करूँगा, सॉरी सर्च करूँगा, तो मैं यहाँ डिपार्टमेंट आईडी को इस आईडी के साथ ज्वाइन करूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास बेसिकली दो कलेक्शन हैं, एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट, सिटीज़ को भी छोड़ देते हैं। तो इन दोनों को हम ज्वाइन करके क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे हम आते हैं, ठीक है, जो हमारी क्यूरी आई थिंक पहले तीन क्यूरी, हाँ क्यूरी नंबर 4 पे हम आते हैं। क्यूरी नंबर 4 में अगर हम यहाँ देखें तो हम एसक्यूएल की क्यूरी पहले देख लेते हैं। अब मैं अगर एसक्यूएल की क्यूरी को डिस्कस करूँ तो मैंने ये कहा है कि जी सेलेक्ट स्टैटिक, वैसे तो आप डी और ई करके भी लिखते हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, मैंने इसका एलियस नेम डी रख दिया, इसको में आप यूज़ कर सकते हैं। ज्वाइन एम्प्लॉयज़ विद एलियस नेम ई ऑन डी डॉट आई डी, मीन्स कि मैं ज्वाइन को बता रहा हूँ कि किन कीज़ पे किन कॉलम्स पे ज्वाइन करना है। तो डिपार्टमेंट के अंदर जो आईडी वाला एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट आईडी वाले एट्रीब्यूट से मैच करना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक का मतलब मुझे ऑल कॉलम्स चाहिए, तो आप सेलेक्ट स्टैटिक भी लिखते हैं और वैसे आप ये भी लिख सकते हैं डी डॉट स्टैटिक मतलब डी के सारे कॉलम्स, ई डॉट स्टैटिक एम्प्लॉय के सारे कॉलम्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग लिंक की क्वेरी हम देख लेते हैं। अब देखिए मैंने लिखा है डिपार्टमेंट्स डॉट ज्वाइन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं ज्वाइन का लिंक का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, लिंक का जो ज्वाइन का फंक्शन है बेसिकली उसमें अगर आप देखें तो मेरे पास ज्वाइन के फंक्शन में टोटल 4 पैरामीटर हैं, ठीक है। ये ज्वाइन का फंक्शन मुझसे 4 पैरामीटर लेता है, ठीक है। सबसे पहले ये मुझे कहता है कि जी लेट्स को मैंने डिपार्टमेंट्स को कह के ज्वाइन करें। अब ज्वाइन का फंक्शन मुझसे पूछता है कि भाई डिपार्टमेंट्स को किसके साथ ज्वाइन करना है, तो मैं ऐसे कहूँगा जी मुझे एम्प्लॉयज़ के साथ ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले तो मैंने उसको दूसरी कलेक्शन के बारे में बता दिया, इसका मतलब है नो बेसिकली आई एम गोइंग टू ज्वाइन डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब मुझे क्राइटेरिया भी बताना पड़ेगा, जिस तरह अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आपने बाकायदा बताया था कि जी डिपार्टमेंट के अंदर डी डॉट आई डी को एम्प्लॉय की ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी से ज्वाइन करें। तो मुझे ज्वाइन करने के लिए दोनों के एक ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, तो मैंने डिपार्टमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट डी ले लिया। अब ठीक है, वही लैम्डा एक्सप्रेशन वाला डी गोज़ टू डी डॉट, अब ये मैं ज्वाइन को बता रहा हूँ कि डी बेसिकली जो सेकेंड आर्गूमेंट है एम्प्लॉयज़ के बाद, ये जो वेरिएबल होगा दिस विल बिलोंग टू डिपार्टमेंट। देखें आप इस पर माउस लेके जाएं तो ये डिपार्टमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो ज्वाइन को कॉल करने वाला है वो डिपार्टमेंट है, और उसके अंदर जो सेकंड पैरामीटर होगा ये वाला डी, ये इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। तो मैंने डी को कहा है कि जी इसके पास आईडी है, ये डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। अब तीसरा पैरामीटर एम्प्लॉयज़ के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट ई लेना पड़ेगा, एंड विच इज़ बेसिकली दिस थर्ड पैरामीटर इज़ बिलोंगिंग टू दिस एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट्स की आईडी को एम्प्लॉय की अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है उस पर ज्वाइन करना। अब देखें ये ई डॉट का मतलब एम्प्लॉय के सारे एट्रीब्यूट वाले, तो मैं डिपार्टमेंट आईडी पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। फोर्थ एंड लास्ट पैरामीटर जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो अब हम कहते हैं मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे सारे कॉलम इस टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं फोर्थ पैरामीटर जो मेरा होगा ज्वाइन के अंदर वो बेसिकली बताएगा कि क्या क्या कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने इसको कहा है कि जी मुझे दोनों चाहिए। अब दोनों तक अप्रोच करने के लिए आप जिस तरह एक सिंपल आपने डी लिया था ना एक वेरिएबल, इसी तरह आप दो भी ले सकते हैं। मसलन मैंने कहा कि मुझे डी कॉमा ई, इन्हीं दोनों को मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। आप ये समझ लें। अब ये डी कॉमा ई को मैंने फोर्थ पैरामीटर में ब्रैकेट्स में लिखा है,
तो इसका मतलब ये है कि लाजमी नहीं कि ये डी और ई मैं दोबारा लिखूँ, लेकिन इसमें यहाँ जस्ट सिंपलिसिटी रखने के लिए मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि आप इसको ऐसे अप्रोच करें कि जो फर्स्ट पैरामीटर डी है इट इज़ अगेन रिपीटेड एंड दिस ई इज़ अगेन रिपीटेड। नाउ दिस डी एंड ई बेसिकली सेइंग कि जी मेरे पास दोनों जो कलेक्शंस हैं उनका एक एक रिप्रेजेंटेटर आ गया। तो डी इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड ई फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब यहाँ मैं लैम्डा एक्सप्रेशन दोबारा बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि डी और ई में से मुझे कौन कौन से मतलब एट्रीब्यूट या कॉलम से मगर सारे चाहिए, तो मैं यहाँ डी और ई दोनों को ले आऊँगा, लेकिन मुझे न्यू ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा डी कॉमा ई, ठीक है। अभी जो डी कॉमा ई है इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट के सारे मतलब एट्रीब्यूट्स मुझे चाहिए और एम्प्लॉय की। अगर आप थोड़ा सा ऊपर सेलेक्ट में जाएँ तो सेलेक्ट के अंदर मैंने जब ई गोज़ टू ई किया था, इसका मतलब है एम्प्लॉय के सारे पूरा ऑब्जेक्ट का मतलब सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैंने दोनों को लिखा, डी का मतलब डिपार्टमेंट के अंदर आईडी और नेम, ई का मतलब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी सॉरी नहीं है, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, जेंडर, उसके डिपार्टमेंट आईडी, सिटी आईडी, सारे कॉलम इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो ज्वाइन का ये सारा था, इसको अगर आप देखें थोड़े से, इसको मैंने क्योंकि लिखा फॉर्मेटिंग करके किया था तो इसलिए ये वही चीज़ थी, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ मतलब आप जिसको जिससे ज्वाइन करें पहला पैरामीटर वो है, फिर आपने क्राइटेरिया बताना है दूसरे और तीसरे पैरामीटर में। तो दूसरा पैरामीटर उससे होगा जो ज्वाइन को कॉल कर रहा है, इन दिस केस डिपार्टमेंट्स। तीसरा पैरामीटर वो होगा जिसके साथ ज्वाइन करें, इन दिस केस एम्प्लॉयज़। और चौथा पैरामीटर वो अगेन लैम्डा एक्सप्रेशन ही है, लेकिन उसमें दो देखें, इस लैम्डा एक्सप्रेशन एक वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल हैं डी और ई। एक है क्योंकि अब हम सेलेक्ट के ऑप्शन पे जा रहे हैं कि जी ज्वाइन करने के बाद हमने क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो मुझे दोनों का एक एक रिप्रेजेंटर लेना पड़ता है, ठीक है। और आगे मैंने एक नई टाइप बनाई क्योंकि दोनों को मर्ज करके एक नई टाइप और बनेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ क्यूरी 4 में तो ये अगेन एनोनिमस टाइप है, ठीक है। और इस एनोनिमस टाइप में जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, इसके अंदर पूरा डिपार्टमेंट का भी ऑब्जेक्ट मौजूद है और एम्प्लॉय मतलब डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के दोनों को मिला के एक नई टाइप हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ आर एस पे जाएँ तो आर एस के अंदर अगर मैं डॉट करता हूँ तो डी भी है। आर एस डॉट डी का मतलब कंप्लीट डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट है, और आर एस डॉट ई का मतलब पूरे एम्प्लॉय। तो अगर मैं आर एस को प्रिंट करूँ तो इसमें डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय दोनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको सॉरी यहाँ पर इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मैं प्रिंट करके आपको आउटपुट दिखा सकूँ कि आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। आखिरी वाली क्यूरी की हम देखेंगे क्योंकि ऊपर वाले से आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, मैं उनको कमेंट नहीं करना चाह रहा। ये क्यूरी मैंने शुरू में लिखी है तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे। अगर मैं इसको ये इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली सेलेक्ट स्टैटिक वही ऊपर जो सारा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें डी, डी फॉर डिपार्टमेंट है, तो ये जो आगे इक्वल टू के बाद कैसे प्रिंट हो रहा है 100 कॉमा अकाउंट्स और ई। अब ये देखें जब ये प्रिंट होता है ना, इसका मतलब ये कि इसका टू स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। ये वो जो डिपार्टमेंट का टू स्ट्रिंग किया था ना, उसमें कॉमा सेपरेटेड हमने फील्ड प्रिंट किए थे, इसी तरह एम्प्लॉय के अंदर टू स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब अगर आप इसको देखें यहाँ पर तो बेसिकली ये जो है इसके अंदर डॉट डी और डॉट ई दोनों कॉल हो रहे हैं। तो डॉट डी के लिए प्रिंट करने के लिए वो यहाँ आता है, ठीक है, और डॉट ई के लिए वो एम्प्लॉय के अंदर यहाँ आता है। ये कॉमा सेपरेटेड है इसलिए आ रहे हैं, ठीक है। और जब हम एनोनिमस टाइप का ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं आर एस, तो वो डेटा को अलॉन्ग विद पैरामीटर नेम मतलब डी इक्वल टू डी की सारी वैल्यूज़, ई इक्वल टू ई की सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये मेरा ज्वाइन था। अच्छा, अब ज्वाइन के अंदर अगर हम थोड़ी सी डिफरेंट साइट पे जाएं, मसलन मैं कहता हूँ कि जी मुझे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों को ज्वाइन करना है, क्राइटेरिया वही है जो अभी पिछली क्यूरी में था, लेकिन मैंने सारे कॉलम नहीं सेलेक्ट करने, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय के कॉलम चाहिए। तो बाकी देखें अब ज्वाइन डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ज्वाइन वही है, क्राइटेरिया भी वही है, लेकिन फोर्थ पैरामीटर क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एज ए आउटपुट काम करता है, तो फोर्थ पैरामीटर में हमने सिंपल उसको ये कहा है कि सिर्फ मुझे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए, ई डॉट साइड पर डी की जिक्र ही नहीं है, तो न्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं सेलेक्टिव कॉलम्स की तरफ, ठीक है। मतलब वैसे तो ज्वाइन में हमने सारे कॉलम्स उठाए, अब अगर हम सेलेक्टिव कॉलम पे जाते हैं जैसे हम सेलेक्ट में करते थे काम। अब देखिए मुझे नेम, वैसे इस क्यूरी में थोड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है, मैं जानबूझ के छोड़िए ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए मैंने ना, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो एम्प्लॉय के अंदर भी नेम के नाम से कॉलम है, ठीक है, डेटाबेस के हिसाब से बात करें तो यहाँ तो प्रॉपर्टी है।
डिपार्टमेंट के अंदर भी मैंने जानबूझ के सेम नाम के 2 कॉलम बना दिए। जब हम ज्वाइन करके क्यूरी अप्लाई करते हैं और हम लिखते हैं सेलेक्ट नेम विच इज़ एम्प्लॉय नेम, इन दिस केस जेंडर, एक्सपीरियंस, सैलरी, फिर कॉमन नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, क्योंकि अब हम ज्वाइन लगा रहे हैं तो डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉय को हम ज्वाइन करके आगे क्राइटेरिया बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चीज़ें लो। जब मैं ये क्यूरी लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा तो ये एम्बिग्विटी है। ये नेम मैं सपोज कर रहा हूँ ना डिपार्टमेंट से है और ये नेम मैं सपोज कर रहा हूँ एम्प्लॉय से, लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता होगा, उसको तो आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप जब ज्वाइन करके सेलेक्ट करके लेके आ रहे हैं कुछ चीज़ें और जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आए तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप एक किसी कॉलम को कोई और नाम दे देते हैं। मसलन इस केस में कहूँगा नेम एज DEPT नेम, लेकिन यहाँ से भी इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि इस नेम को वो कन्फ्यूज़ करते हैं। तो फिर इसमें हम ऐसे करते हैं, डिपार्टमेंट्स के लिए एलिस नेम डी बना देते हैं और एम्प्लॉय के अंदर एलिस नेम ई बनाते हैं और फिर हम लिखते हैं D.ID और E.डिपार्टमेंट ID। यहाँ एक तो अब इस नेम को मैं क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, मैं कहूँगा E.नेम, इसका मतलब ये एम्प्लॉय का नाम है। इसको अगर आप नहीं भी लिखते कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट ये नहीं डाल रहे थे, कन्फ्लिक्ट जो था वो नेम से आ रहा था। अब मैं यहाँ कहूँगा D.नेम और उसको एज करके करूँगा ताकि प्रिंट करते वक्त इसके डिफरेंट नाम आ रहा हो। ठीक है, तो ये तो एसक्यूएल भी आपसे रिक्वायर करता है। अब यहाँ भी यही सिचुएशन है, देखें डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन किया। अब जब मैंने डी और ई मतलब डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय को कहा कि मुझे अपनी मर्जी के कॉलम चाहिए, तो मैंने E.नेम नाम उठा लिया, E.जेंडर, E.एक्सपीरियंस, E.सैलरी। अब मैं सिर्फ D.नेम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं D.नेम करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। अब यहाँ क्योंकि ये कंपाइल्ड की हुई होती है, यहीं पर कंपाइल होती है, तो यहीं पर सिंटैक्स ने पकड़ लिया। वो कहता है कि जी ये देखें ये नेम तो आ रहा है, तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो आप एनोनिमस टाइप में सेम नाम की 2 प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकते। मतलब अब ये यही वेरिएबल में वैल्यू भी आती है और यही प्रॉपर्टी बन जाती है ना। तो अब मैं नेम, जेंडर, एक्सपीरियंस, सैलरी की प्रॉपर्टीज़ बना रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ भी आ रही है। अब अगेन नेम की एक और प्रॉपर्टी सेम, मतलब एक ही डेटा टाइप के अंदर आप 2 वेरिएबल एक सेम नेम के तो नहीं बना सकते ना। मसलन मैं कहूँ यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय का नेम के नाम से एक और भी कॉलम यहाँ बना दूँ तो ये तो मुझे कहेगा ना कि सेम नेम दोबारा आप नहीं बना सकते। ठीक है, इस केस में जी यहाँ आ रहा है, तो वैसी बात है अगर मैं इस तरह के सेम नेम एक जगह तो नहीं रख सकता। तो एग्जैक्टली यहाँ भी यही काम हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको एलियस नेम दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि जी D.नेम ये एज ए डिपार्टमेंट नेम आगे जाएगा। ठीक है, ताकि यहाँ प्रिंट हो। तो आपको RS के अंदर जो क्यूरी 6 में आ रहा है, अगर आप इसको देखें तो इसमें आपके पास आ रहा है डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, एक्सपीरियंस, जेंडर, सैलरी, नेम, ये सारी वही चीज़ें आ रही हैं जो बेसिकली ये थी, ये जो अभी हमने ऊपर देखी ये वाली सारी। ठीक है, तो अगर मैं क्यूरी 6 को रन करूँ जिसमें सेलेक्ट की ये जो आपके पास ऑप्शंस आ रही थी, ठीक है, लास्ट वाली क्यूरी पे हम जाएंगे। ये लास्ट क्यूरी का रिजल्ट है। ठीक है, ई नेम, जेंडर, एक्सपीरियंस, सैलरी, डी नेम। तो ये देखिए नेम, जेंडर, एक्सपीरियंस, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमने कहा था कि ज्वाइन के साथ हम वेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ज्वाइन में वेयर अगर अप्लाई करें, देखिए अब बाकी वही है सारा, सिर्फ हमने वेयर का हुआ है। ठीक है, इट्स नो वेरी सिंपल। अगर मैं इसको मतलब मैक्सिमम रिपीट ना करूं तो ये ज्वाइन सारा वही है जो अभी हमने लगाया है। ठीक है, ये न्यू तक का ज्वाइन का ऑब्जेक्ट साथ प्रिंट हो रहा है और यहाँ ज्वाइन ख़त्म हो जाता है। ज्वाइन के बाद मैंने डॉट किया वेयर, अब ये वेरिएबल वी, इंटरेस्टिंग स्टोरी अब यहाँ पर आती है। ठीक है, अब आप देखें ज्वाइन के बाद अगर मैं वेयर लगा रहा हूँ तो वेयर में जो वी है इसकी टाइप क्या होगी। ये क्योंकि ज्वाइन आपके 2 काम करता है, एक तो आपको 2 कलेक्शंस को मर्ज करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया जो हम सेकंड और थर्ड आर्गूमेंट ज्वाइन के अंदर बता रहे होते हैं। ठीक है, इस क्राइटेरिया पे ज्वाइन करता है। और जो फोर्थ पैरामीटर होता है उसमें आप क्या क्या कॉलम आगे ज्वाइन से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो बताते हैं। अगर अब आप देखें तो मैंने असल में ज्वाइन के बाद एम्प्लॉय का नाम, जेंडर
और डिपार्टमेंट का नाम चूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं वेयर अप्लाई कर रहा हूँ। अब वेयर में जो वी है, दिस वी इज़ बेसिकली एन एनोनिमस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस वी के अंदर ये तीनों चीज़ें आएंगी। अब देखें इसमें मैंने ना एक जानबूझ के मिस्टेक की हुई है। अगर आप इसको गौर से देखें तो जब मैं ये करना चाह रहा हूँ क्यूरी में कि मुझे एचआर डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। तो मैं डिपार्टमेंट के ये जो यहाँ पर है अब नेम, और यहाँ जो नेम है ये अगेन मैं इसको ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़े थे ताकि हमें पता हो कि बेसिकली हमें करेक्शन क्या करनी है। तो डी डॉट नेम का मतलब ये है कि एज ये कर देते हैं ताकि वो जो एम्बिग्विटी थी वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर बेसिकली डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, ठीक है, हम इसमें आते हैं और फिर यहाँ कर देते हैं हम डी डॉट और ई डॉट। अब यहाँ वेयर को हम अगर नेम एच आर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एम्बिग्विटी है, एज ए ह्यूमन आप भी नहीं कर सकते इसको रिजॉल्व कि कौन सा नाम। तो मैं यहाँ कहूँगा डी डॉट नेम, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमने कन्फ्यूजन ऑलरेडी ख़त्म कर दी कि डीपीटी नेम का मतलब ये डिपार्टमेंट का नाम। अब जब वेयर के पास मैं आता हूँ तो वेयर के पास अगर मैं वी डॉट नेम कहूँगा तो फिर तो गड़बड़ है, मैं तो डिपार्टमेंट का नाम उठा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा वी डॉट, अब आगे वी डॉट जेंडर नहीं करना चाह रहा, नेम ये तो एम्प्लॉय का नाम है, जेंडर उसका जेंडर है, और तीसरी चीज़ जो डेप्ट नेम है ये डिपार्टमेंट का नाम है। तो ऑब्वियसली बात है मुझे अब ये वाला नाम नहीं लेना, अब मुझे ये फाइनल नेम उठाने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आगे वेयर में डेप्ट नेम लिखूंगा तब मेरी क्यूरी ठीक हो जाएगी और ये मुझे सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ज्वाइन के कस्टम कॉलम्स। देखें ऊपर मैंने कुछ जगहों पे मजबूरन एक वेरिएबल लिखा था, ठीक है, जिस तरह ये था, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। अच्छा, अब हम आते हैं क्यूरी 6 में। जिस तरह एसक्यूएल में क्यूरी अप्लाई करते हैं ना, आप जिस तरह लिखते हैं, मैंने लिखा सेलेक्ट नेम एज ई नेम, ठीक है। जेंडर एज कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है, आप पे कंपल्शन नहीं होती, ठीक है, ऑप्शनल होता है। अच्छा, फिर आपने कहा एक्सपीरियंस एज ई एक्स पी, सैलरी, फिर नेम एज डी नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट के नेम को मैंने डी नेम कर दिया लिस्ट नेम। अच्छा, इसको मैं यहाँ साथ साथ करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम इसमें इंटरेक्टिव रहें, ठीक है। तो यहाँ मैं कह देता हूँ डी डॉट और यहाँ कह देता हूँ ई डॉट। अच्छा, क्योंकि यहाँ एम्बिग्विटी होगी तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये डी डॉट नेम मुराद है इससे, ठीक है, और ये मुराद ई डॉट नेम है। क्वालिफाइड नेम देंगे ना फुली, ताकि आपको पता हो कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है। बाकी क्योंकि जेंडर में कन्फ्यूजन नहीं है तो ये आपका ऑप्शनल है, लेकिन चले मैं आप सबके साथ लिख देता हूँ, ठीक है। एसक्यूएल आपको अलाउ करता है, जो एम्बिग्विटी होती है ना सेम, उन दोनों के लिए फिर आपको क्वालिफाइंग नेम देना पड़ता है। अब मैंने यहाँ क्या किया है, ये ज्वाइन में वही है, अब न्यू के अंदर भी वही किया, लेकिन अब मैंने देखें जिस जिस कॉलम का मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ, मसलन अब मुझे ई डॉट नेम में एम्प्लॉय का नाम के वैल्यू तो वही चाहिए होगी, लेकिन वेरिएबल का नाम मैंने ई नेम रख दिया। मतलब आप अगर कोई नया अपनी मर्जी का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं इस न्यू के अंदर और फिर आप उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे एग्जिस्टिंग वाले वेरिएबल से, तो आप कर सकते हैं। अब ई डॉट नेम का मतलब एम्प्लॉय का नाम, लेकिन वो जिस वेरिएबल में स्टोर होगा उस वेरिएबल का नाम अब ये नहीं रहेगा, उस वेरिएबल का नाम मैंने ई नेम रख दिया। तो अगर आप कोई नया वेरिएबल अपनी मर्जी से लेते हैं और इक्वल टू करके एग्जिस्टिंग वाले को असाइन करवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ई, ये जो आपका लेफ्ट साइड पे ई नेम है, इस नाम से एक नया वेरिएबल बन जाएगा। जिस तरह आप एक एनोनिमस डेटा टाइप बना रहे हैं तो उसमें अपनी मर्जी से अपनी वेरिएबल भी बना सकते हैं, ठीक है। सो नाउ ई नेम इज़ बेसिकली न्यू वेरिएबल, ठीक है, एंड विच विल स्टोर एम्प्लॉय नेम, ठीक है। मैंने ई डॉट जेंडर को नया के साथ नहीं किया। आप अगर ऐसे भी ठीक है, ये एज ए जेंडर ही बनेगा, अगर आप इसको ऐसे भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने देखा एक्सपीरियंस का शॉर्टकट ई एक्स पी लिख दिया, लेकिन इसमें डेटा एक्सपीरियंस वाला स्टोर होगा। सैलरी को इसी तरह मैंने छोड़ दिया तो एज इट इज़ आगे जाएगा। अब जो डिपार्टमेंट का डॉट नेम है उसको मैंने डी नेम से आगे शिफ्ट किया, ठीक है। तो जब आप इस आर एस में आएंगे तो ये जो क्यूरी 8 है, अगर मैं इसको डॉट करके 1 बाय 1 आपको दिखाऊँ तो इसमें आप देखें, इसमें आपके पास इसका डी नेम, डिपार्टमेंट नेम, ई नेम, एम्प्लॉय नेम, ई एक्स पी, जेंडर एंड सैलरी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो आपको यही कॉलम्स नजर आएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं ज्वाइन के साथ ऑर्डर बाय। देखें अब आगे तो बहुत सिंपल है सारी चीज़ें, अब हम पुरानी चीज़ें ही साथ मर्ज किए जा रहे हैं, ठीक है।
ये जो मैंने सारी जानबूझ के छोड़ी थी ये इसीलिए मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि मैं उस टाइम आपको साथ साथ लेक्चर में मॉडिफाई करता जाऊँ, ठीक है। क्योंकि हम लाजमी नहीं कि एलियस नेम इन पे बनाएं, क्योंकि अब ये नेम सेम होने की वजह से ना मुझे एलियस नेम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। एक डिपार्टमेंट के नेम और एक एम्प्लॉय के नेम के साथ, बाकियों के साथ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो वैसे भी क्लियर है। लेकिन नीचे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से सारा काम कर रहे होंगे तो इसलिए उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ से मैं आता हूँ तो ये वही ज्वाइन लगाया मैंने, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने इसको ये कहा हुआ है कि जी मुझे जो एम्प्लॉय का ई नेम है वो सारा वही पुरानी जिस तरह भी फील्ड्स आ रही थी, लेकिन अब मुझे सैलरी वाइज सॉर्ट करना है। तो मैं लिखूंगा डॉट ऑर्डर बाय डिसेंडिंग या असेंडिंग जो भी है, तो मैं सैलरी बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मैंने वैसे कर दिया ताकि हाईएस्ट सैलरी फर्स्ट के साथ प्रिंट हो। अच्छा, इस ज्वाइन के अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी के कुछ कॉलम्स उठाए हैं, ठीक है, जिस तरह वही रिपीट था, और अब हमने एक्सपीरियंस वाइज किया। अच्छा, अब मैं इसमें ना आपको छोटी सी वेरिएशन है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है उसको भी, ठीक है। बाकी ये सारा वही है, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ सिर्फ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने एक्सपीरियंस का नाम चेंज किया, एक्स भी रखा है, सैलरी भी वही है, वही डी नेम है, ठीक है। अब इसमें मैंने जो ऑर्डर बाय अप्लाई किया है, ऑर्डर बाय को अब मैं कहता हूँ मुझे सैलरी की बजाय एक्सपीरियंस से सॉर्ट करना है। तो अब मैं अगर जब वेरिएबल वी लेता हूँ तो मुझे ये वी का पता है एनोनिमस है, इसमें ये सारी मौजूद है, ये सारा वी है, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब मुझे एक्सपीरियंस से करना है तो मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं इसका जो नया नाम है वो लिखूंगा, क्योंकि आगे यही शिफ्ट होता है। तो डॉट करूंगा ना तो खुद ही बता देगा ई एक्स पी, एक्सपीरियंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं डॉट ई एक्स पी करूंगा, ठीक है। इसका मतलब डॉट एक्सपीरियंस ही है, लेकिन उसका नया नाम ई एक्स पी हो गया, सही है। अच्छा, यहाँ तक तो मतलब हमने क्यूरी 10 तक देख ली है, ठीक है, ये हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने क्या करना है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नीचे क्यूरी में। अब इस क्यूरी में हमने बेसिकली ऊपर, आप बेशक ये जो है ना वही, ये तो हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं तो इसलिए इसमें लाजमी नहीं है, ठीक है, फोकस करना यहाँ ज़रूरी है। अब बेसिकली मैं इस क्यूरी ऊपर क्यूरी सिर्फ बताने के लिए, ताकि आप एसक्यूएल से क्योंकि फेमिलियर होते हैं। अब देखिए इसमें मैंने सिंपल जो हाँ, इसमें मैंने जेंडर के ऊपर कर दिया, ठीक है, वेरिएशन सिंपल सी कर दी है। तो ये ऑर्डर बाय असल में नहीं है, इसमें ऑर्डर बाय एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैंने वेयर भी अप्लाई किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर, और मैं लिखता हूँ जेंडर इज इक्वल टू एम, और फिर ऑर्डर बाय। मतलब आप ये समझ लें कि बेसिकली हम इसमें ऑर्डर बाय और वेयर दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। हम ऑर्डर बाय भी कर चुके हैं, ऑर्डर बाय और वेयर दोनों को हम देख रहे हैं। तो ये आप समझें कि इसमें और वेयर भी आपका अप्लाई हो रहा है एंड ऑर्डर बाय भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं, हमारी जो अब नेक्स्ट वाला सेक्शन था उसमें हमने कहा था कि जी हम ज्वाइन के साथ, जिस तरह आपको याद होगा मल्टीपल ऑर्डर बाय हमने पढ़े थे, देन बाय को हम कहते थे कि आप ऑर्डर बाय के बाद अगर देन बाय यूज़ करते हैं तो इसका मतलब मल्टीपल ऑर्डर बाय है, ठीक है। तो हम मल्टीपल ऑर्डर बाय भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो हमने यहाँ पर पहले ज्वाइन अप्लाई किया, ज्वाइन में अगर आप देखें तो बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ये रीड करने में आसानी हो। और ये जो ऑर्डर बाय है वो मैंने मल्टीपल अप्लाई किया। तो अब देखें वी वही एनोनिमस टाइप है, तो मैंने कहा जी पहले तो डिपार्टमेंट वाइज सबको सॉर्ट कर दो। अब इस क्यूरी में असल में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट कर दें। जब आपके डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब लेट्स सपोज एचआर डिपार्टमेंट में भी 3-4 एम्प्लॉयज़ होंगे, अकाउंट्स में भी होंगे, बाकियों में भी होंगे। तो जब मैंने डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट कर लिया है तो मुझे अब उनके अंदर मज़ीद सॉर्टिंग ये करनी है कि हर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं
क्योंकि वो तो सॉर्ट हो गया डिपार्टमेंट वाइज। अब उस डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सीक्वेंस भी मुझे चाहिए। मतलब ये है कि अगर एचआर में 3 एम्प्लॉयज़ हैं तो मुझे तीनों सेल एक्सपीरियंस वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मतलब जो सीनियर होगा वो सबसे पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद जूनियर एंड देन फिर जब नया डिपार्टमेंट नेक्स्ट डिपार्टमेंट आएगा तो उसके अंदर भी यही सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस क्यूरी को यहाँ से ऐसे करते हैं कि हम ऊपर जितनी इससे ऊपर जितनी क्यूरीज हैं ना हम उनको कर देते हैं कमेंट, ठीक है, ताकि हम इसको समझ सकें वरना फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, और अब हम इस क्यूरी के बाद एक की रीड के लिए कंसोल डॉट रीड की कर लेते हैं ताकि यहाँ रुक जाए और हम इसको रन कर लेते हैं। अब ये देखें, अगर आप देखें तो सबसे पहले क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक ही बंदा था 19,000 सैलरी वाला, एक्सपीरियंस 3, ठीक है, ईयर्स का। एडमिन में 2 बंदे थे। अब एक का एक्सपीरियंस 11 ईयर्स है तो वो पहले आया, फिर 7 ईयर्स वाला आ गया, ठीक है। फिर एचआर के अंदर हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ थे जिस तरह मैंने आपको बताया। देखिए अब हाईएस्ट वैसे तो अगर आप एक्सपीरियंस वाइज को सॉर्ट करें तो 3 11 कुछ नहीं बनता, लेकिन अगर डिपार्टमेंट वाइज देखें तो अकाउंट्स ए से पहले आ रहा है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, फिर एडमिन आ रहा है, फिर अब एच की बारी आ गई है, एच फिर एम फिर एस, ठीक है, ये सॉर्ट है। लेकिन जब एचआर के में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो उनको मैंने एक्सपीरियंस वाइज का है सॉर्ट करने को। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी डिपार्टमेंट वाइज है, फिर डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपीरियंस वाइज है, तो 952 आ गया। इसी तरह आप मार्केटिंग का भी एक ही था इसलिए बाई चांस, और सिक्योरिटी का भी एक ही था, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने 7th नंबर पॉइंट पे, ज्वाइन विद फिल्टर्स, जो हम वेयर अप्लाई करें। वैसे हम देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसको अब थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से हम देखेंगे, सही है। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ देखें तो बेसिकली मैंने इस ज्वाइन के अंदर, अगर एक मिनट में आपको ना इसमें थोड़ा सा ये जो 13 क्यूरी है इसको थोड़ी सी हम ना फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये एग्जैक्टली वही रिपीट है हो रही है इस वजह से थोड़ा सा, ताकि आप लोग ना चीज़ों से फेमिलियर हो जाए। अब देखें मैंने यहाँ पर ये अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वही है, सिर्फ मैंने जेंडर एम के ऊपर कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ कंप्लीट क्योंकि डी और ई सारे ऑब्जेक्ट उठाए थे ना स्टैटिक के लिए, मतलब मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो मैं वो ले आया। अब ये तो कंप्लीट आपको प्रिंट कर देगा ऑब्जेक्ट, इसमें डिपार्टमेंट के भी सारे कॉलम्स हैं और सिर्फ वेयर लगा हुआ है जेंडर का, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं ज़रा, अब हम छोटी सी एक वेरिएशन देखते हैं। मसलन अब मैंने ज्वाइन किया, वही डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को ज्वाइन किया, और फिर मैंने ज्वाइन का क्राइटेरिया भी बता दिया और मैंने बता दिए सारे, लेकिन ये वेयर मीन्स कि मुझे सारे जेंडर चाहिए, ठीक है, सॉरी सारे मेल मेल जेंडर के एम्प्लॉयज़ चाहिए। लेकिन मुझे सेलेक्ट स्टैटिक, देखें मैंने इसको तो यहाँ सेलेक्ट स्टैटिक कर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे जो सा है उसका सिर्फ एम्प्लॉय का नाम, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे एम्प्लॉय की सैलरी, फिर डिपार्टमेंट किससे बिलोंग करते हैं उसका नाम चाहिए, बस दैट्स इट। तो अगर आप देखें तो मैंने ज्वाइन के अंदर सारे कॉलम उठाए हैं, ठीक है, मीन्स के डिपार्टमेंट के, अब आईडी डिपार्टमेंट की, फिर एम्प्लॉय का जो जेंडर है वो, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी सिटी आईडी जो एम्प्लॉय के पास है वो मुझे नहीं चाहिए सारे। तो मैंने वेयर में क्योंकि मैंने जेंडर वाइज लगाना था तो मुझे जेंडर चाहिए था वेयर के लिए, तो मैंने सिंपल क्या किया, ज्वाइन के अंदर सारे कॉलम उठा लिए और फिर उसके बाद जेंडर पे वेयर लगाया। और अब मैंने अपनी मर्ज़ी का कॉलम सेलेक्ट करने के लिए डॉट सेलेक्ट को अप्लाई किया कि जो अब आपके पास सेलेक्ट के अंदर जो वी आ रहा है, जिस तरह वेयर में वी था, तो वी बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कंपाउंड ऑफ डी एंड ई, ठीक है। तो मैंने वी डॉट ई से कहा कि जी मतलब वी डॉट ई से मुराद ये है कि मेरा एम्प्लॉय और उसका जेंडर एम। तो अब सेलेक्ट के अंदर जो वी है ये अगेन एनोनिमस टाइप है विच कंटेन्स डी एंड ई। तो मैंने यहाँ से अपनी मर्जी के कॉलम उठाने चाहिए तो मैंने न्यू कर दिया। आप यहाँ भी वो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब आप ये चीज़ करते तो फिर आप फिल्टर जब आप लगाते जेंडर के ऊपर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ सेमी कॉलन अप्लाई करता हूँ, और ये जो मैंने न्यू ये किए हैं
मैं इनको यहीं पर फिल्टर कर लेता हूँ, इतनी दूर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, जब मैं यहाँ करूँगा तो फिर मुझे ये वी ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे पता है कब ई डायरेक्ट ही है ना, ई डॉट सैलरी, ई डॉट दिस एंड डी डॉट दिस। अच्छा, लेकिन अब मुझे जेंडर पे जब अप्लाई करूँगा तो मुझे कहेगा भैया आपने ज्वाइन के अंदर तो ये सेलेक्ट ही नहीं किया, तो फिर आप जेंडर पे क्यूरी कैसे लगा सकते हैं? तो फिर मुझे मजबूरन यहाँ डॉट ई डॉट जेंडर भी करना पड़ेगा। अब जब ई डॉट जेंडर हो गया तो अब मुझे जेंडर प्रिंट तो करना नहीं है, तो फिर उसके बाद मुझे मजबूरन फिर डॉट सेलेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह के इश्यूज आपके पास जब आते हैं तो आप बेशक, इसका सिंपल तरीका ये है कि आप सारे कॉलम सेलेक्ट कर लें। मतलब आप न्यू से कहें कि जी मुझे सारे ही चाहिए, मतलब मुझे डी एंड ई सारे चाहिए। ठीक है, बाद में मैं देखूंगा मुझे क्या क्या करना है, ताकि मैं वेयर तो अप्लाई कर सकूंगा। जब मैंने वेयर अप्लाई किया तो मैं वेयर के बाद अपनी मर्जी के कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जी अब जो मुझे नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट यही चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्यूरी आपको इतनी ही आउटपुट देगी। अच्छा जी, ऐसे करते हैं कि यहाँ तक हम इसको कमेंट कर लेते हैं और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक तो मेल और फिर जो है ना उनके नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट, ये चीज़ प्रिंट करनी थी। ज्वाइन भी है, ठीक है, तो ये सारे वो मेल आ रहे हैं और उनकी सैलरी और डिपार्टमेंट आ रहे हैं। सही है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। मसलन वही ऊपर वाली क्यूरी में मुझे मेल जेंडर चाहिए थे, उसके लिए फिर मुझे मजबूरन वेयर के लिए मुझे सारे कॉलम सेलेक्ट करने पड़े। ठीक है, न्यू से फिर वेयर अप्लाई किया और फिर उसके बाद मैंने अपनी मर्ज़ी से कॉलम फ़िल्टर किए। अब यही वाली क्यूरी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है मुझे सिर्फ मेल एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं ज्वाइन के अंदर एम्प्लॉयज़ को पहले ही फ़िल्टर कर लेता हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंगली देखिए, मैंने ज्वाइन को कहा, बजाय मैंने एम्प्लॉयज़ ज्वाइन को पास किया, मैंने एम्प्लॉयज़ डॉट वेयर, मतलब यहाँ क्यूरी लगा दी है पहले। अब एम्प्लॉयज़ के अंदर से सिर्फ मुझे जेंडर मेल वाले मिलेंगे और एक क्यूरी बन जाएगी मेरे पास, वो ज्वाइन को पास होगी। तो इसका मतलब है ज्वाइन को आप क्यूरी भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह मैंने बाकी तो वही चीज़ें हैं और यहाँ मैंने अब अपनी मर्ज़ी, क्योंकि मैं वेयर अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं न्यू से कह रहा हूँ कि जी मुझे अब एम्प्लॉय का नेम चाहिए, सैलरी चाहिए और वही डिपार्टमेंट। अब मुझे आगे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और ये जो सेमी कॉलन है वो यहाँ आ गया। ये एग्जैक्टली ऊपर वाली क्यूरी है, इसमें अब सेलेक्ट और ख़त्म हो गया और वेयर हमने पहले अप्लाई कर दिया और सेलेक्ट हमारे यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ आपको कंफ्यूज करिए ये क्यूरी, तो आप इसको कंट्रोल एक्स करके मतलब ये मेरी असल में आप समझे कि जी ये क्यूरी बनेगी जेंडर ईएमपीज के नाम से, और ये मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर अलग से क्यूरी लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ जेंडर लिस्ट कर देता हूँ और ये मेरे पास जेंडर लिस्ट आ गई और यहाँ मैं जेंडर लिस्ट पास कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जेंडर लिस्ट, वही जो मैंने यहाँ लिखी थी क्यूरी वो ऊपर लिख दी है, एक वेरिएबल में स्टोर कर दी क्यूरी में और ज्वाइन को वो पास कर दिया। ठीक है, बात एक ही है। तो अब ये मुझे सारे वो नाम प्रिंट करेगा जो पिछली वाली थी, एग्जैक्टली वही वाली चीज़ प्रिंट होगी। तो मैं इसको रन करके देख लेते हैं हम। अगर आप देखें पहली क्यूरी का रिजल्ट यहाँ तक है, अगर आप इसको देखें और दूसरी क्यूरी का रिजल्ट नीचे से शुरू हो रहा है यहाँ से, तो अगर आप इसमें देखें और ऊपर वाले में देखें ये क्यूरी मेरी, तो वही सारे एग्जैक्टली वही आ रही हैं। ठीक है, 1969 और 70 55 25। ठीक है, सिर्फ क्यूरी लिखने में आउटपुट सेम है, लिखने में फ़र्क है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्यूरी पे हम आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्यूरी में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्यूरी में जस्ट जो, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ, ऊपर वाली क्यूरी में मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ जेंडर चाहिए। अब अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मुझे डिपार्टमेंट एचआर के एम्प्लॉयज़ चाहिए,
तो मैंने वेयर में अगर मैं यहाँ करता यहाँ पर, तो फिर ऑब्वियस सी बात है मैं इस वेयर के अंदर जेंडर की बजाय यहाँ पर लिख देता, लेट्स सपोज वी डॉट डी डॉट नेम इज इक्वल टू HR। तो ये मुझे HR के सारे एम्प्लॉयज़ दे देता। ठीक है, मैं एग्जैक्टली ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं अप्लाई करता और मैं वापस अपने इसी पे आ जाता हूँ क्यूरी, क्योंकि मुझे जेंडर की क्यूरी थे वो। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ज्वाइन करने से पहले ये देखिए मैंने वेयर अप्लाई किया डिपार्टमेंट के ऊपर, मैंने डिपार्टमेंट से कहा सिर्फ HR डिपार्टमेंट दे दो मुझे, और फिर उसके बाद जो क्यूरी है उस पर मैंने ज्वाइन अप्लाई किया। अब ये ज्वाइन को सिर्फ HR डिपार्टमेंट की लिस्ट पास हो रही है, इसका मतलब है अब सिर्फ एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहा है HR डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, तो बाकी क्यूरी वही है, बाकी वही अपनी मर्जी के जो कॉलम्स हमने लेने थे वो। अब यहाँ मैंने सैलरी डिपार्टमेंट और बाकी चीज़ें वही लेनी है, और ये मेरी क्यूरी एंड हो गई है। ठीक है, आउटपुट वही है, सिर्फ वेरिएशन ये है कि मैंने HR को फिल्टर करवा दिया है ज्वाइन करने से पहले। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्यूरी के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्यूरी में मैंने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट क्यूरी अगर आप देखें तो इसमें मल्टीपल ज्वाइंस हैं हमारे। ठीक है, तो ये मेरी मल्टीपल ज्वाइंस आ रहे हैं, आई थिंक इसमें मल्टीपल ज्वाइन अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं इस सेक्शन को यहाँ से शुरू करवा देते हैं, यहाँ से। मल्टीपल ज्वाइन का मतलब क्या है, देखें अब क्यूरी को अगर इसको हम गौर से देखें, मैंने कहा है सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स डी एम्प्लॉयज़, मैंने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को ज्वाइन किया। ठीक है, अच्छा, अब एम्प्लॉय के अगर हम वापस जाएं तो एम्प्लॉय के पास एक सिटी आईडी है। मैं कहता हूँ मुझे ये भी साथ पता होना चाहिए कि ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का और किस सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक और ज्वाइन अप्लाई करना पड़ेगा जो सिटीज़ के साथ होगा। तो इसलिए मैं क्यूरी में पहले ज्वाइन के अंदर मैंने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को ज्वाइन किया, और दूसरे ज्वाइन से मैंने सिटीज़ को एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन किया, वो यहाँ बता दिए। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने लिखा है CID, ये बेसिकली एम्प्लॉय के अंदर सिटी आईडी का कॉलम है, तो वो मुझसे गलती से है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, C.ID हो गया, तो ये C.ID और यहाँ हो जाएगा सिटी आईडी। ठीक है जी, तो ये दो ज्वाइन हमारे अप्लाई हो गए। अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरा वही ओल्ड वाला ज्वाइन है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट्स के अंदर है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अप्लाई कर दिए, सारे कॉलम उठा लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ज्वाइन है यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ज्वाइन हो गए। अब मुझे एक और ज्वाइन अप्लाई करना है जो एम्प्लॉय का सिटी के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद मैंने डॉट ज्वाइन दोबारा अप्लाई किया, पिछले ज्वाइन के साथ अब मैंने दोबारा ज्वाइन अप्लाई किया। तो अब मैं अगला जो ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ वो सिटीज़ के साथ है। अब इस ज्वाइन के अंदर जो पिछला है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक पहले से ज्वाइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जब हमने सेकंड देखें, इस ज्वाइन के अंदर हमने सेकंड आर्गुमेंट जो डी लिया था वो ये जो डी है ये वाला, ये इससे बिलोंग करता था। यहाँ पर एक वेरिएबल वी है, ये किससे बिलोंग करता है, असल में ये जो वी है ये पिछले वाले ज्वाइन की टाइप का है। इसका मतलब ये है कि ये वी जो है ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसमें वी के अंदर बेसिकली डी एंड ई दोनों मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वी बेसिकली एनोनिमस टाइप विच हैज़ डिपार्टमेंट एज वेल एज एम्प्लॉय टाइप डेटा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर जो वेरिएबल वी डिक्लेयर करूँगा, तो क्योंकि मैं सिटीज़ को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं पहले वाले एम्प्लॉय तक पहुँचने के लिए कि ई के अंदर डॉट सिटी आईडी है, तो मैं लिखूँगा वी डॉट ई, मतलब वी के अंदर ई और डी दो हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डॉट करूँ तो देखें डी और ई है, क्योंकि ये वी यहीं से आ रहा है। ठीक है, इनसे बन के आ रहा है। तो मैंने वी डॉट ई का मतलब ये है कि एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर डॉट सिटी आईडी का मतलब ये है कि जी मैं एम्प्लॉय के अंदर सिटी आईडी को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तीसरा पैरामीटर तो इसी का होगा सिटीज़ का, वो तो डायरेक्ट सी है, तो सी डॉट आई डी, इसका मतलब है एम्प्लॉय की सिटी आईडी को सी डॉट आई डी से। अब ये दो दफ़ा डॉट डॉट क्यों आया, क्योंकि इससे पीछे ज्वाइन था और वो ज्वाइन असल में मुझे वी टाइप दे रहा था एनोनिमस, और उसके अंदर एम्प्लॉय पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे दो डॉट तक अप्रोच करना पड़ा कॉलम तक पहुँचने के लिए। ठीक है,
और ये फोर्थ पैरामीटर जो इसका होता है, ये अपनी मर्जी के टाइप से उठा सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने न्यू को कहा है न्यू डी इज इक्वल टू वी डॉट डी। इसका मतलब ये है कि मैंने एलियस नेम किया। अब वी डॉट डी का मतलब है डिपार्टमेंट, और डी मैंने एक और ले लिया, ठीक है। आप इसको बेशक डी बी टी कह दें, कोई मसला नहीं है, अपनी मर्जी का वेरिएबल ही बनाना है, ये तो आपकी मर्जी होती है। जिस तरह हमने पिछले में भी देखा था, अपनी मर्जी के नाम हम इनके रख सकते हैं, ठीक है। और ई हमने रखा था वी डॉट ई। वी डॉट ई का मतलब है एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये आपके पास ई आ गया। अगर आप इसको डी कर दें तो भी कोई मसला नहीं, डी ई सी, ये आपके तीन ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, डी फॉर डिपार्टमेंट, ई फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। तो उस हिसाब से ये प्रिंट हो जाएंगे। चलिए हम इसको यहाँ तक प्रिंट करते हैं, पिछले वाले को हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमें ये कंफ्यूज ना करें। अब ये डी ई और सी के साथ प्रिंट होंगे, ठीक है। अब ये देखें, डी में दो चीज़ें थी, ई में ये सारा डेटा था, एंड फिर सी। अब ये डी ई सी ये बड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन देना चाह रहे हैं तो आप इनको कह सकते हैं कि जी, मतलब मैं कह सकता हूँ डेप्ट इन्फो, मतलब डिपार्टमेंट की इन्फो है। इसको मैं कह सकता हूँ ई एम पी इन्फो। ये मेरी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी मैं नाम दे दूँ, ठीक है। और ये मैंने सी डायरेक्ट लिखा था, तो मैं इसको कह देता हूँ सिटी इन्फो इज इक्वल टू सी। इसके साथ वी डॉट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सी डायरेक्ट यहीं से आ रहा है, और वी डॉट का मतलब है कि बेसिकली पिछले ज्वाइन से हमें मिला था, उसके अंदर डी और ई है, इसलिए यहाँ पर यूज़ करना पड़ा। आउटपुट वही होगी, सिर्फ मैंने ये वेरिएबल के नाम अपनी मर्जी के रख दिए, ठीक है। अब ये देखें, ये डेप्ट इन्फो आ रहा है, ये आ गई एम्प्लॉय इन्फो, और फिर सिटी इन्फो आ रही, ठीक है। अगर आप इसको एज ए इंडिविजुअल प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप इसको अगर आर एस डॉट डेप्ट इन्फो प्रिंट करना चाहें और डॉट ई एम पी इन्फो प्रिंट करना चाहें और फिर डॉट सी टी इन्फो प्रिंट करना चाहें, अब ये कि तीनों अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे। अब ये देखें, ये पहले डिपार्टमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर एम्प्लॉय, और फिर ये फिर डिपार्टमेंट। मतलब आप ये समझ लें कि ये आपके, अगर आप कंट्रोल डॉट लाइन करें, कंट्रोल डॉट लाइन करें और इसके बाद ये, लेकिन दरमियान में आपको फिर स्पेस भी प्रिंट करनी पड़ेगी, वरना फिर जिस तरह मैं इसको कॉलन करके कर देता हूँ ताकि पता चले ना कि कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट और एंड हो रही है। अब ये देखिए, ये यहाँ से पता ही नहीं चला क्या है, क्योंकि वो हमने जो टू स्ट्रिंग किया उसमें हमने सिर्फ डिपार्टमेंट प्रिंट किया है, उसको बताया नहीं कि ये क्या है और ये क्या है। वैसे हमें सीक्वेंस से पता चल जाता है कि ये आईडी है, ये नेम है, ठीक है, ये नाम है, ये सैलरी है, ठीक है। और ये जो थ्री है बेसिकली ये उसका एक्सपीरियंस था, ये जेंडर, और ये फिर डिपार्टमेंट का, और ये सिटी का, यहाँ तक एम्प्लॉय की डिटेल थी, और फिर ये वन। ये क्योंकि अब डुप्लीकेट इसलिए आ रहा है ना कि सेलेक्ट स्टैटिक है ना, इसमें सिटी के अंदर से भी सिटी आईडी प्रिंट हो रही है और एम्प्लॉय के अंदर से भी प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी सही है, नहीं तो आप सिंपल इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर एस, बस। इसके साथ ये होगा कि ये वाले कॉलम प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे अब हम आ जाते हैं, बाकी वही है, थोड़ी छोटी छोटी वेरिएशंस के साथ हैं, ठीक है। मसलन अब इसमें हमने ज्वाइन के अंदर क्या किया हुआ है वही रिपीट हो रहा है, थोड़ी सी छोटी सी वेरिएशंस होंगी, देख लेते हैं इसको। यहाँ से हमने पूरे ही ऑब्जेक्ट ले लिए, अच्छा ये नेक्स्ट शुरू हो गया, वही चीज़ है। अब हमने सिटी के साथ ज्वाइन किया है, और न्यू में ये जो अभी मैंने आपको करवाए हैं एग्जैक्टली वही यहाँ पर मैंने किया था, ठीक है। कि ये डी ई और सी के साथ आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वही क्यूरी दोबारा आ गई है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली यहाँ ना थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है। मसलन आप देखें, काम वही है, लेकिन हम जस्ट जो है ना कॉलम्स की गेम करें। अगर आपको ज्वाइन समझ आ गया ना तो फिर ये बड़ा आराम से समझ आ जाएगा। अब मैं पहले ज्वाइन के अंदर मैंने सारे कॉलम उठा लिए, ठीक है, ये। और इसके बाद दूसरा जो ज्वाइन है वो मैं सिटी के साथ अप्लाई कर रहा था, तो मैंने इसको कहा, और इसमें मैंने जोन से हैं अपनी मर्ज़ी के सारे कॉलम उठा लिए और उनको नाम दे दिए कि ये डी, ठीक है, ये आपका डी आ गया,
ये ई आ गया और ये सी आ गया। लेकिन मैंने सारे सेलेक्ट नहीं करने, मैं अब अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने तीसरी चीज़ मैंने सेलेक्ट अप्लाई किया। अब सेलेक्ट के अंदर मैंने कहा है कि जी एक वेरिएबल यू है। नो दिस यू, ये जो यू है ना, ये बेसिकली यहाँ पर दोनों जॉइंस की चीज़ों को रिप्रेजेंट करे। तो यू के अंदर बेसिकली आपको डी, ई और सी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, सिटी, इस यू के अंदर आपको तीनों मिलेंगे। ठीक है, ये बता भी रहनी चाहिए, देखें कम टूल टिप में। तो जब मैं यू डॉट सी करता हूँ, इसका मतलब है मैं सिटी को अप्रोच कर रहा हूँ। तो यू डॉट सिटी नेम, तो इसका मतलब मुझे सिटी का नाम पहले सेलेक्ट किया मैंने। फिर मैंने सेलेक्ट किया जी डिपार्टमेंट के एलिस नेम, डेप्थ नेम रख दिया। तो यू डॉट डी डॉट नेम, ठीक है, तो यू के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसका नाम। फिर यू डॉट ई डॉट नेम एज इट इज़ एम्प्लॉय का नाम, और यू डॉट ई डॉट सैलरी। तो ये अब मैं जो चीज़ें प्रिंट कर रहा हूँ बेसिकली क्या कर रहा हूँ, उनके एलियस नेम के साथ कर रहा हूँ बस। ठीक है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, ज्वाइन हमारे वही है। इसको भी मैं आपको एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ। ऊपर कमेंट कर देता हूँ ताकि वो कंफ्यूज ना करें। अब ये देखिए, ये जो हमने अपनी मर्ज़ी के नाम रखे हैं ना, अब मुझे पता है सिटी नेम ये है, डिपार्टमेंट ये है, उस बंदे का नाम ये है, सैलरी ये है। ठीक है, अच्छा जी, आज की लास्ट क्यूरी। इसमें भी हमने वही ज्वाइन दोबारा अप्लाई किया है। ठीक है, और आई थिंक एग्जैक्टली यही चीज़ है। सिर्फ हमने ये जो सेलेक्ट वाला काम था ना, हम आखिरी ज्वाइन में ही कर लेते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें, जब सेकंड ज्वाइन था तो सेकंड ज्वाइन को हमने जब वी और सी सेलेक्ट कर लिए तो वी पिछले ज्वाइन से आ रहा है जिसमें डी और ई है। तो अब मैं कहता हूँ कि जिसके बाद मुझे सिर्फ चाहिए सिटी नेम, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, और सैलरी है, तो फिर मैं आगे क्यों जाऊँ। मैं कहता हूँ कि जी इस ज्वाइन को मैं कह देता हूँ सी डॉट सिटी नेम। मतलब पिछले ज्वाइन में अगर आप देखें तो पिछले ज्वाइन के अंदर मैंने तीनों ऑब्जेक्ट एज इट इज़ उठा लिए थे और आगे जाके सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने इसे कहा है सेकंड ज्वाइन में स्टोरी ख़त्म कर दी है। सेकंड ज्वाइन में मैं सेलेक्ट वाला काम कर रहा हूँ। तो मैंने सी डॉट सिटी नेम, डेप्थ नेम मीन्स के वी डॉट डी डॉट नेम, ठीक है, ये जो वी है ये डॉट डी और डॉट नेम, और वी डॉट ई नेम और वी डॉट ई सैलरी। आउटपुट वही है एग्जैक्टली, सिर्फ ये कि मैं सेलेक्ट को स्किप करके ज्वाइन से भी ये काम करवा सकता हूँ। और पहले मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली हमने सेलेक्ट को रिवाइज करने का मकसद यही था, क्योंकि ज्वाइन में ये जो फोर्थ पैरामीटर है ये सेलेक्ट वाला काम ही कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी एक लैम्बडा एक्सप्रेशन है लेकिन विथ टू इनपुट्स है। सही है, चलो दैट्स इट।